में जो पाई होता है वो कांस्टेंट होता है, आपने देखा होगा पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो वो चीज जो फिक्स है उसको आप कांस्टेंट बोल दोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा किसके, वेरिएबल के। तो जो चीज चेंज हो रही है उसको वेरिएबल बोल देते हैं, और जो चेंज नहीं होती है उसको क्या नाम दे दिया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको कांस्टेंट बोल देते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसको क्या बोल दिया जाता है, वेरिएबल बोला जाता है और साथ ही साथ कांस्टेंट बोला जाता है। जो चीज वेरी हो रही है वो वेरिएबल, जो फिक्स है उसको वेरिएबल नाम बोल के कांस्टेंट बोल दिया जाएगा। सो ये वेरिएबल क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो किसी चीज के बारे में बताता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी करता है। जैसे अगर वेट है वो वेट एक वेरिएबल है या नहीं, वेट एक वेरिएबल है या नहीं, यस सर वेट एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कैसे, आपका वेट अलग होगा, आपके भाई का अलग होगा, आपके मम्मी का अलग होगा, आपके पापा का अलग होगा। उसी तरीके से एज है, तो ये चीजें क्या हो रही हैं, वेरिएशन, इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है, तो ये वेरी करती है। ये क्या है, ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली वेरी, इनके अंदर आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलती है। इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। अब ये चार चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब इसलिए मैंने पढ़ा दिया है आपको, लेकिन फिर भी एक बार इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिएबल को क्लासिफाई किया गया है एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर दो क्लासिफिकेशन और हैं, कौन कौन सी, इसी के अंदर दो क्लासिफिकेशन और थी, कौन कौन सी, एक इंटरवल वाली और एक रेशो वाली। याद है, चार तरीके के वेरिएबल्स की बात की गई थी, एक इंटरवल की बात की गई थी और एक रेशो की बात की, एक इंटरवल की बात की गई थी और एक रेशो की बात की गई थी, एक इंटरवल की बात की गई थी और एक रेशो की बात की गई थी। तो अगर आप क्वालिटेटिव की बात करते हो, मतलब क्वालिटेटिव जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिक डाटा नहीं है, जिसमें आप चीज़ों को सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आता है एक नॉमिनल और एक आता है ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब होता है जो नाम हो गए, ठीक है, कैटेगरीज, मेल फीमेल ए बी सी, तो वो जो सिंगल वैल्यू को डिनोट करता है, नेम हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, कलर्स कुछ भी हो सकता है। और जो ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल में किसकी बात की जाती है, ऑर्डर की बात की जाती है, वी टॉक अबाउट ऑर्डर, ऑर्डर की बात की जाती है, या किसकी बात की जाती है, रैंक की बात की जाती है। 1 2 3 4 ऐसे करके क्या दिया जाता है, इसके अंदर रैंक्स दिए जाते हैं। सो ऑर्डर्ड कैटेगरीज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि वही पहले दूसरे पे आ गया। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोई होल नंबर की बात होती है, किसकी बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट होल नंबर, की कोई कंप्लीट नंबर है, क्या है, कोई चीज है वो एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में है, उसको क्या बोल दिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्क्रीट वेरिएबल, जो कि फिक्स है। और कॉन्टिन्यूस कौन सा है, जो चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूस कौन सा है, जो चेंज हो रहा है, जिसके अंदर किसी तरीके की कोई वेरिएशन नहीं है, व्हेन देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल। जिसकी कोई वेरिएशन नहीं, व्हेन देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल, उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूस। जैसे 0 से लेके 5 के बीच में 4.5 भी हो सकता है, 4.6 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई होल नंबर है तो उसको आप डिस्क्रीट वेरिएबल बोल दोगे। और जब कोई नंबर एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेटा, जहां पर दो में से आप एक ही चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब एक, मतलब 2 और 3 है तो दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप लोगों को पता हो, याद हो, हमने पढ़ा था यस, क्या नाम था उसका, हाँ, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस पढ़ा था, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, एक पढ़ा था नल हाइपोथेसिस और दूसरा पढ़ा था अल्टरनेट। तो ये क्या थे, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। ये क्या थे, वो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर नल एक्सेप्ट हो गया तो अल्टरनेट नहीं होगा, और अगर अल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ तो नल नहीं होगा। तो मतलब दोनों को एक ही टाइम पे रख सकते।
दोनों में से किसी एक को एक टाइम पे रख सकते हैं। तो अब ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है, ये तो याद है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत है कि नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है, रेशियो क्या है, क्योंकि इस चीज को हमने काफी डिटेल में पढ़ रखा है ऑलरेडी, हमने इस चीज को काफी डिटेल में पढ़ रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात है, ज्यादा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज हम ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। हाँ, ये वाले 3 वेरिएबल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीछे वाले पिछले बैच की पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ अपडेटेड है। अब ये 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो। क्या करते हो? व्हेनेवर वी डू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हमारे पास काफी तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? ये वो वाला वेरिएबल होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? ये वो वेरिएबल होता है जो वेरी नहीं करता, सॉरी चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप एक्चुअली में चेंज कर मैनिपुलेट करते हो, मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसको आप मैनिपुलेट करते हो। जैसे टीचर है, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप टीचर को चेंज कर सकते। इंडिपेंडेंट होता है, कॉज होता है एक्स। लेकिन आप टीचर को चेंज कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कॉज होता है, एक्स है, एक्स है, ठीक है। तो x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉज है, और इस कॉज का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे द लिक्विड यूज्ड टू वाटर, मतलब पानी में जो खाद वगैरह, जो पौधे के अंदर खाद वगैरह डाली जाएगी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जो हाइट और हेल्थ है प्लांट की, वो उस खाद पे या सूरज की किरणों पे क्या करती है? डिपेंड करती है। दोनों एग्जांपल। और कंट्रोल्ड वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल, इसको कांस्टेंट वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल बोल देते हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? ये वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो पूरी रिसर्च के दौरान फिक्स रखे जाते हैं, जो पूरी रिसर्च के दौरान फिक्स रखे जाते हैं। इनके अंदर कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंज है वो नहीं किया जाता। हम इनके अंदर किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं करते हैं। वी डू नॉट मेक एनी चेंज। हम इसके अंदर किसी तरीके का कोई भी चेंज है वो नहीं लेते, राइट। अदर फैक्टर्स जैसे सॉइल टाइप हो गया, पॉट साइज हो गया, टाइप ऑफ प्लांट हो गया, तो ये चेंज नहीं करते, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आप लोगों को बता दिया। इन दोनों के बीच जो लिंक क्रिएट करता है उस वेरिएबल को क्या बोलते थे? इंटरवेनिंग वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल, और जो इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ की बात बताते हैं, क्या बताता है? स्ट्रेंथ की बात बताता है, उसको क्या बोला गया था? मॉडरेटिंग। ये पुरानी क्लासेस में हो चुका है मॉडरेटिंग। भाई अपना रिसर्च की पुरानी क्लासेस को देख लो, जो चीजें पहले पढ़ा चुका हूं मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। जो पेंडिंग था सिर्फ वो करवा रहा हूं, बाकी सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल सब पढ़ा रखा है। किसी की क्लास में जाके उसको एक बार देख लो। अब जैसे ये देखो, स्मोकिंग है। स्मोकिंग यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई बंदा सिगरेट पीता है तो ये क्या है? दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से उसको क्या हो गया? लंग्स कैंसर हो गया। लंग कैंसर हो गया। तो लंग कैंसर होने की वजह से ये क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और
ये डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है कि आपने स्मोकिंग के साथ आपको लंग्स कैंसर हो गया, बीच में एक इंटरवीनिंग वेरिएबल भी है। क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जिसने स्मोकिंग को लंग कैंसर तक कनेक्ट किया है। क्लियर है? इंटरवीनिंग वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो स्ट्रेंथ को बताता है, जो डिग्री बताता है, उसको कौन सा वेरिएबल बोला जाता है? मॉडरेटिंग। बताया था मॉडरेटिंग, जो बताया था ना उस दिन पंखे की एग्जांपल दी थी। जो वो रेगुलेटर लगा हुआ होता है, जो मॉडरेटर लगा हुआ होता है, जो पंखे की स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है, उसी तरीके से ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है, जो दो वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है, जब उसके बारे में, वो जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में वो आप लोगों को बताता है। When it talks about the strength of variable, क्लियर है? स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएबल इधर हो गया क्लियर। चलो ये देखो, मीडिएटिंग वेरिएबल कौन सा हो गया? प्रोसेस थ्रू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। तो ये दोनों के बीच का संबंध बताता है। और जो मॉडरेटर है वो क्या बताता है? स्ट्रेंथ और डिग्री। वो दो वेरिएबल क्यों जुड़े हुए हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि वो दो वेरिएबल्स क्यों जुड़े हुए हैं, वाई, तो वाई का आंसर क्या होगा? वाई का आंसर होगा मीडिएटिंग। और हाउ, कितनी डिग्री से, कितनी पावर से जुड़े हुए हैं, उसका आंसर क्या होगा? मॉडरेटिंग। मॉडरेटिंग क्लियर है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग, ये चार वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा। अब दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल जिसको लेके कंफ्यूजन है वो हमेशा बनी रहती है। एक वेरिएबल वो होता है जिसको बोलते हैं आप एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। कौन सा? एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। और दूसरा होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल बहुत ध्यान से समझना, एक बेसिक सी डेफिनेशन एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो आउटसाइड के वेरिएबल्स हैं, और ये किसको इंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं? ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर डालने की कोशिश करते हैं। यस और मतलब आप इस तरीके के वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि असल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए। ठीक है? जो नॉर्मल रिलेशन है वो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर पड़ेगा। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल आ जाता है, ये क्या करता है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह लेने की कोशिश करता है, और इस वजह से इसको एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल बोल देता है। जब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रॉन्ग रहेगा, किससे? एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल से। ध्यान से सुनो, जब तक एक्स्ट्रा नॉइस फाइट कर रहा है लेकिन वो इंडिपेंडेंट को हरा नहीं पा रहा, तब तक तो आप उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलोगे। लेकिन अगर आपका जो एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, किससे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्या बन जाएगा नाम उसका? कंफाउंडिंग वेरिएबल। समझ आया? अगर मतलब आपने एक्स्ट्रा नॉइस और कंफाउंडिंग को इस तरीके से समझना कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, किसके साथ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दे आर ट्राइंग टू बीट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को के साथ झगड़ा कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ झगड़े तक बात सीमित रही, झगड़े तक सीमित रही, तब तक तो वो एक्स्ट्रा नॉइस ही है। लेकिन वो झगड़े में अगर वो जीत गया तो कंफाउंडिंग बन गया। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्लासरूम है, इसमें मैं सारे वेरिएबल्स लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब ये क्लास है, यहाँ पे टीचर खड़ा है और यहाँ पे इधर बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जो टीचर है, टीचर कौन सा वेरिएबल है? बोलोगे सर टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बोलो नो सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका असर पड़ने वाला है किस पे? बच्चों पे। तो ये अपने आप को चेंज करेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको किसी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये कौन से हैं? दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल।
क्यों? क्योंकि ये टीचर पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर के पास जो बुक्स हैं जिनसे वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बुक्स कौन सा वेरिएबल बन जाएगा? बुक्स बन जाएगा सर इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल मतलब वो जो लिंक करने का काम करता है, मतलब इंटरवीनिंग और कांस्टेंट सेम भी हो सकता है, जो लिंक करने का काम करता है। अब आता है ये समझना कि एक्स्ट्रा नॉस कौन सा होगा और कंफाउंडिंग कौन सा होगा। अब आप लोगों ने भी देखा होगा स्कूल कॉलेज ज्यादातर रोड पे बने हुए होते हैं, तो अचानक से बाहर से ट्रैफिक की आवाज आनी शुरू हो गई। ट्रैफिक की आवाज की वजह से टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, तो ये जो ट्रैफिक की बहुत सारी आवाज आ रही है, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल है। तो टीचर उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, क्लास का गेट बंद करेगा या कुछ भी करेगा या वेट करेगा, या भी इस इंतजार में कि ये चले जाए और मैं फिर आगे पढ़ाना शुरू करूं। अगर तो वो थोड़ी देर के बाद चले गए, अगर वो थोड़ी देर के बाद चले गए तो ये एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल है और इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर वो ट्रैफिक की आवाज बार बार आती गई और अल्टीमेटली टीचर को अपनी क्लास को एंड करना पड़ा या किताबों को एंड करना पड़ा, तो यही एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल को क्या नाम दे दिया जाएगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल। इसी एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल को क्या नाम दे दिया जाएगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्या नाम दे दिया जाएगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अब इसने हरा दिया इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लास में इंटरनेट बंद हो जाता है, स्टक हो जाता है, अगर वो स्टक हो गया और मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा हूँ और फिर वो कनेक्ट हो भी जाता है, तब तक वो एक्स्ट्रा नॉस है। अगर वो इतना ज्यादा स्टक हो गया कि हमें क्लास ही एंड करनी पड़ेगी, कई बार होता है ना कि कई बार क्लास ही मतलब मैं एंड कर देता हूँ, क्लास चलती नहीं है, फिर वीडियो पीडीएफ अपलोड नहीं होती है ना, ऐसा होता है, तब वो क्या बन जाएगा? देन वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मॉडरेटर और मीडिएटिंग, ठीक है, ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का पिछली क्लास में हमने इसका डिफरेंस भी पढ़ लिया था, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का भी पढ़ लिया था, पुरानी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार अपने एंड से अगर आप होमवर्क में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो, वैसे इतना डिटेल में नहीं आता। नॉर्मली आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना होता है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इंडिपेंडेंट किस तरीके से काम करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से काम करते हैं और इनका जो रिलेशन है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। वो जो रिलेशन है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ इस चीज के बारे में बताना है। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, हमें सिर्फ इस चीज के बारे में जानना हो। एंटीसीडेंट होता है, देखो जो पहले आता है उसको एंटीसीडेंट बोल देते हैं, और कॉन्सिक्वेंट होता है जो बाद में आता है। समझ रहे हो? मतलब आपके दादाजी, जो आपके दादाजी हैं वो आपके क्या है? एंटीसीडेंट है, और जो तुम्हारे पोते होंगे वो तुम्हारे क्या है? वो तुम्हारे कॉन्सिक्वेंट हो गए। समझ रहे हो ना? तो जो पहले है, जो पीछे से चली आ रही है चीज है, दैट इज एंटीसीडेंट। एनकेस्टर बोल देते हैं ना, वो वाला। और आने वाले हैं कॉन्सिक्वेंट। हम क्या है? तुम क्या हो? तुम्हें बताओ। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल और कंफाउंडिंग, तुम बीच में हो ना, उसका भी कुछ नाम लिया नहीं गया, ठीक है। फिलहाल के लिए तो तुम बेरोजगार हो। कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कंफाउंडिंग ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह ले ली है। कंफाउंडिंग ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह ले ली है। सब चुपता है ये वर्ड। हाँ तो फिर चुपना बंद कराओ ना इसको, एग्जाम क्रैक करके करो जिंदगी में कुछ। अब ये कुछ छोटी छोटी क्लासेस हैं, पॉइंट्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं। एक्टिव वेरिएबल मतलब जो चल रहे हैं, जिनके अंदर जान है। एक्टिव वेरिएबल कौन से हैं? वो जिनके अंदर जान है, जो वेरी कर रहे हैं। और डाइकोटोमस, देखो डाइकोटोमस और बाइनरी ये दोनों सेम होते हैं। बाइनरी या डाइको का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसकी दो ही टाइप्स होती है, जैसे मेल और फीमेल। दुनिया में
आप इंसानों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, मेल और फीमेल। तो आप क्या बोल दोगे कि ये मेल और फीमेल है, या फिर आप कंप्यूटर की भाषा को 0 और 1 में डिफाइन कर सकते हो। अभी इंस्टा वाले रीलो वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ कि मेल और फीमेल दो ही होंगे। तो मेल और फीमेल हो गए तो वो डाइकोटोमस वेरिएबल या फिर बाइनरी वेरिएबल्स हो। कांस्टेंट वेरिएबल है जिनकी सिंगल वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट वेरिएबल है जो जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, और पोली। अच्छा, पोली का मतलब क्या होता है? पोली वर्ड है ना, जो पोली वर्ड का मतलब हुआ मैनी, पोली का मतलब होता है काफी सारे, पोली का मतलब हुआ 2 3 4 5 ऐसा। तो पॉलीक्रोमस, पॉलीक्रोमस का मतलब है जो 3 4 5 अलग अलग वैल्यूज रखता है, ठीक है, जैसे बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, जैसे वो पढ़ा था आपने उसका लिकर्ट स्केल, याद है? पढ़ा था, लिकर्ट स्केल पढ़ा था। तो जो वो लिकर्ट स्केल था, उस लिकर्ट स्केल में क्या था? उस लिकर्ट स्केल में यही था, उस लिकर्ट स्केल के अंदर यही चीजें हैं जो काम करती थी, ठीक है। उस लिकर्ट स्केल में यही चीजें थी जो काम करती थी, जो डिफाइन करती थी कि एक्चुअली में वेरिएशंस देखने को मिल रही है 5 पॉइंट्स। सेटिस्फेक्शन, नोट सेटिस्फेक्शन। उसके बाद था टाइप्स ऑफ डेटा। ये वैसे मैं पहले पढ़ाया हूं, लेकिन नॉर्मली आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए समझ सकते हो कि जो डेटा है वो आपका कितने तरीके का होता है। 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक वो वाला जो प्राइमरी डेटा है और एक वो वाला जो सेकेंडरी डेटा है। एक वो डेटा जो प्राइमरी डेटा है और एक वो डेटा जो सेकेंडरी डेटा है। एक वो डेटा जो प्राइमरी डेटा है और एक वो डेटा जो सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब वो डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम। पहली बार जो डेटा कलेक्ट किया जाता है जिसको फर्स्ट हैंड डेटा बोला जाता है वो, और फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करने के बाद जब वो छप जाता है, जब वो पब्लिश हो जाता है, तो वही डेटा कौन सा डेटा बन जाता है? वही डेटा सेकेंडरी डेटा बन जाता है। बन जाता है या नहीं? अरे बोलो ना, वही डेटा सेकेंडरी डेटा बन जाता है या नहीं बन जाता? यस और नो? यस सर, बिल्कुल बन जाता है। तो इसका मतलब प्राइमरी पहली बार, और पहली बार कलेक्ट हो गया, पब्लिश हो गया, किसी ने इस्तेमाल कर लिया, तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। तो जो आपकी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वहां पर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी डेटा, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर समझ आ गया तो थम्स अप दीजिए फटाफट। ब्लूमबर्ग एक एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन। ये देखो, प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। आप लोगों के पास जाते हो, आप उनसे बात करते हो, आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, और आपकी रिसर्च का एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो। इस वजह से जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो ना, तो आप इन्वॉल्व होते हो। इन्वॉल्व होने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो आप जब लोगों के पास जाओगे तो आप उनसे उसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछोगे ना, है ना? यस और नो? मतलब आप किसी के एटीट्यूड को चेक करने के लिए जा रहे हो, आप किसी के बिहेवियर की स्टडी करने जा रहे हो, तो आप सवाल भी तो वैसे बना के लेके जाओगे जो एटीट्यूड से रिलेटेड होंगे, बिहेवियर से रिलेटेड होंगे। अब उसके खानदान के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में, उनके चाचा ताया बुआ मासी के बारे में तो नहीं पूछोगे ना, क्योंकि वो तो चीजें रेलेवेंट ही नहीं है। तो इस वजह से प्राइमरी रिसर्च है वो सिर्फ रेलिवेंस पे रिलेटेड होती है, क्योंकि आपको पता है
है कि आपके एफर्ट्स लग रहे हैं तो आप उसी चीज पे फोकस करते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता। अब सेकेंडरी में आप एक बुक का इस्तेमाल कर रहे हो तो बुक में तो और 36 चीजें लिखी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है। वो तो 36 चीजें और दी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है। आरबीआई की साइट है, मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेटा चाहिए तो मैं आरबीआई की साइट पे जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेटा लूंगा। वैसे तो आरबीआई की वेबसाइट भरी पड़ी है और सारे तरीके का डेटा, एनपीए का डेटा वहां पर पड़ा हुआ है, प्राइवेट बैंक्स का पड़ा हुआ है, पब्लिक बैंक्स का पड़ा हुआ है, मॉनेटाइजेशन का पड़ा हुआ है, डीमटेरियलाइजेशन, हर चीज का डेटा पड़ा हुआ है। इस वजह से तो ये आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो जाके लोगों की, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज कंडक्ट की जा सकती हैं। देन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, उनसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्वेश्चनर वगैरह मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स, और कई बार क्या करते हो शेड्यूल। क्वेश्चनर और शेड्यूल का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। क्वेश्चनर वो होता है जो रिस्पोंडेंट खुद फिल करता है। आपको मेल में क्वेश्चनर आ गया, आपने उस क्वेश्चनर को फिल किया और आपने भेज दिया। लेकिन वहीं पर जब आप शेड्यूल की बात करते हो तो शेड्यूल उन लोगों के लिए होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो आप क्या करते हो, आप उन लोगों के पास जाते हो और उन लोगों से खुद जाके बात करते हो और वो जो डिटेल देते हैं उसको आप अपने क्वेश्चनर में क्या कर देते हो, अपडेट कर देते हो। राइट। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होती है, ठीक है, इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं तो आपको पता ही है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ कि बस आप सीधा लोगों के पास गए, फेस टू फेस उनसे इंफॉर्मेशन ली और फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, वो जो भी डिटेल है उसको आपने अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में क्या कर लिया, नोट डाउन कर। सिंपल। आप लोगों के पास गए, आपने डायरेक्टली उनसे इंफॉर्मेशन ली और उसको अपनी रिसर्च में यूज कर लिया। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें या तो आप खुद चले जाते हो या आप अपने तरफ से किसी बंदे को हायर कर लेते हो क्या करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। तो यहां पर डायरेक्टली नहीं जाते हो, इनडायरेक्ट तरीके से चलाते हो। इनडायरेक्ट तरीके से क्या करते हो, चलाते हो। उसके बाद आता है लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस। कई बार क्या होता है कि आपको ना, आप एक जगह पे रहते हो, सपोज करो आप पंजाब में रह रहे हो और आपको डिटेल चाहिए किसी की, सपोज करो आपको साउथ में भेज दिया, कर दिया, आपको साउथ में भेज दिया क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए। तो अब आपको साउथ की सपोज करो लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, आपको साउथ के लोगों के कल्चर का नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप साउथ में जाके एक लोकल रिस्पोंडेंट नहीं, एक लोकल पर्सन को हायर कर लोगे, कुछ पैसों के लिए हायर कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसको लैंग्वेज भी आती है, वो उन लोगों के बारे में जानता भी है, वो उन लोगों से इंफॉर्मेशन ले भी सकता है। तो आप अपनी रिसर्च का काम उससे करवाओगे और आप
अपने एंड से दे दो। क्या कर दोगे? आप अपने एंड से उसको क्या कर दोगे? मनी प्रोवाइड कर दोगे, क्योंकि ये पैसा तेरे को दिया, मेरा काम कर, राइट? अब ये देखो क्वेश्चनर और शेड्यूल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, फिर भी समझ लीजिए। क्वेश्चनर में जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो यही है कि जो क्वेश्चनर होता है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। लाइक रिस्पोंडेंट खुद इसको फाइल करते हैं। अगर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं रिस्पोंडेंट हूँ, तो मैं इसको खुद फाइल करूंगा। लेकिन शेड्यूल में न्यूमिनेटर मतलब जो रिसर्चर है, ये तो रिसर्चर खुद भी हो सकता है और वो किसी को हायर भी कर सकता है। रिसर्चर खुद भी हो सकता है और वो किसी को हायर भी कर सकता है इस पर्पस से। वो खुद भी हो सकता है और वो किसी पर्सन को हायर भी कर सकता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स रेट कम होता है और यहाँ पर ज्यादा होता है। जब आप किसी के सर पे जाके बैठ ही गए तो भाई वो मजबूरी में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देगा ही ना। यस सर, अगर रिश्तेदार घर पे आ गया तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना, बिस्किट तो देने ही पड़ेंगे, भले ही पार्ले जी वाले दे दो, है ना। तो वो बंदा रिस्पॉन्ड करेगा ही, क्योंकि उसके सर पे बैठ गए हो जाके आप। यहाँ पर नहीं होता क्योंकि मेल में भेजा तो आपकी इच्छा है, करना करो नहीं। इस कवरेज ज्यादा होती है क्योंकि क्वेश्चन तो आप एक क्लिक किया तो आपका मैसेज है वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच गया। यहाँ पर कम होता है क्योंकि आप अकेले कितने ही लोगों तक पहुंच पाओ। ये इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें आपका खर्चा कोई नहीं है। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें आपको लोगों के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट की आइडेंटिटी है वो पता ही नहीं होती। आपको पता ही नहीं है कि आपका क्वेश्चनर कौन फाइल कर रहा है। अगर एनोनिमसली उसको क्या करवाना है, फाइल करवाना है। और नॉन होती है क्योंकि आप जिसके सर पे जाके बैठे हो आपको पता है ना कौन। अब इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? आपके क्वेश्चनर पे। अगर आपका क्वेश्चनर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो लोग उसको फाइल करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को जाके मोटिवेट करते हो, तो आप कितने अच्छे हो ये डिपेंड करेगा शेड्यूल की सक्सेस पे। यूजेज ओनली व्हेन पीपल आर लिटरेटेड, तो लोग जब पढ़े लिखे होते हैं तो वहां पर ये यूज किया जाता है। और ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए यूज किया जाता है। ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों तरीके की कैटेगरीज के लिए यूज हो जाता है। ठीक है जी, दोनों ही तरीके की कैटेगरीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो, ये जो आप क्वेश्चनर भेज रहे हो वही भेज रहे हो। मेल में आप, अच्छा मेल में शेड्यूल भेजा जा सकता है या नहीं, बताना मेरे को, आंसर देना। मेल में शेड्यूल भेजा जा सकता है या नहीं? नो सर। मेल में खुद भी जाना पड़ेगा ना आपको साथ में। अपने आप को भी ईमेल पे भेजोगे क्या? फिर खुद भी जाओगे ईमेल में? चलो मैं भी चलता हूँ। क्लियर है तो वो काफी है। इच्छा है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मीनिंग है वो क्लियर है तो वो काफी है। आजकल तो मेल, जब भाई जो काम आपको बोल रहा हूँ उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, लेकिन जब तक सब्सक्रिप्शन है, और वो भी डाउनलोड सिर्फ फोन में होती है, लैपटॉप में नहीं होती है। फोन में डाउनलोड होती है, वो भी ऑफलाइन, सिर्फ ऐप में डाउनलोड होती है। उसके बाद गैलरी में मत ढूंढने लग जाना, और वो भी तब तक रहेंगी जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। Structured observation and unstructured observation. Structured observation का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करने का मतलब जब आप किसी को ध्यान से देखते हो, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब आप किसी को बहुत ध्यान से देखते हो कि अच्छा ये बंदा ये काम कर रहा है, ये इस तरीके से कर रहा है, ऐसे ये इसके काम है, वो बोले तो उसको क्या बोल देते हैं? That is what we call structured observation. उसको क्या नाम दिया जाता है? That is what we call structured observation. और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस फोटो को, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। When an observation is characterized by careful
डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स टू बी ऑब्जर्व, मतलब आपने सब कुछ डिसाइड कर रखा है कितनी यूनिट्स को आप ऑब्जर्व करने वाले हो। स्टाइल ऑफ ऑब्जर्वर, आपके जो ऑब्जर्वर है उसका स्टाइल कैसा है। कंडीशंस फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के लिए कंडीशंस कैसी हैं। और सिलेक्शन ऑफ पर्टिनेंट डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके की ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ये देखो, जिसको कुछ पता नहीं चल रहा बेटा, मेरी प्रोफाइल में जाके एक फाउंडेशन कोर्स देख लो। पेपर में 3 महीने रह गए हैं और आप अभी तक अलग ही दुनिया में घूम रहे हो, पीडीएफ क्लासेस के पीछे ही पड़े हुए हो। पता नहीं पढ़ाई कब करोगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कतई फर्क नहीं पड़ रहा आधे लोगों को, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। पीडीएफ डाउनलोड होती है, सर ये क्लास नहीं एनरोल हुई, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब मैंने बोला कि क्लास के एंड में पूछ लेना, फिर बोलते कुछ समझ नहीं आता। कितनी बार बोलूं, मैं भी थक चुका हूँ। मैं सीरियसली मैंने गिव अप कर दिया है उन सब लोगों पे जो आलतू फालतू की बातें करते हैं। इस वजह से मैं किसी को कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि आपको अगर पढ़ाने मतलब आपको पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देना है तो आप कीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे आप लोगों का सिलेबस ख़त्म करवाना है, वो मैं आपका ख़त्म करवाऊँ। देन आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये आप लोगों की कौन सी होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है, जहां पर आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हो। क्या हो जाते हो, खुद इन्वॉल्व हो जाते हो। यो एथनोग्राफी की बात कर रहे हैं, याद है। याद है एथनोग्राफी इसका पार्ट बने थे, एथनोग्राफी। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, हाँ, कल्चर की स्टडी। तो किसी कल्चर की स्टडी कैसे की जा सकती है, किसी कल्चर की स्टडी को करने के लिए उस कल्चर का हिस्सा बनना पड़ता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आप खुद उस रिसर्च का हिस्सा नहीं, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो या खुद उसके अंदर उसका पार्ट नहीं बन रहे। व्हेन द ऑब्जर्वर बाय डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्रुप अंडर ऑब्जर्वेशन, जब वो अपने आप को क्या कर लेता है, डिटैच कर लेता है उस ग्रुप से, बाहर से। डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन, डिसगाइज्ड का मतलब होता है His presence is unknown to the people। जब वो कुछ छुप के, जैसे स्पाई की तरह होते हैं ना लोग, जासूस, देखा होगा आप लोगों ने मूवीज में, स्पाई होते हैं ना जो भेष बदल के किसी भी तरीके की शक्ल सूरत बना के हिस्सा बनना चाहते हैं रिसर्च का। रॉ के एजेंट्स हैं या मोसाद के एजेंट्स हैं, अनोनिमसली आप उस रिसर्च का क्या करते हो, हिस्सा बनने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ। अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड का मतलब एक्सप्लोरेटरी। नेचुरल सेटिंग में मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, एनवायरनमेंट जो वही कल्चर वाली होगी ना, जैसे किसी भी कल्चर का अगर आप हिस्सा हो, तो अगर आप किसी कल्चर का हिस्सा हो तो उस कल्चर में रहते हुए आप चीजों को किस तरीके से देखोगे, हाउ यू विल डिफाइन द, उस कल्चर का हिस्सा बन के आप कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हो। और कंट्रोल्ड का मतलब है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सम प्री अरेंज, मतलब आपने क्या किया हुआ है, लेबोरेटरी में कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से, कौन से एसेट्स को आपस में मैच करना है, क्या करना है, वो आप लोगों का कंट्रोल्ड और लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन होगा। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब आप बाहर से ऑब्जर्व करो, खुद उस रिसर्च का या उस पार्टिसिपेशन का हिस्सा नहीं बनो। समझो ना, खुद आप उस रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो।
वहां रहते हुए ही आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। लास्ट मतलब वही हुआ कंट्रोल्ड, जहां पर सारी कंडीशंस आपके डिस्गाइज होता है। मतलब देखो डिस्गाइज का मतलब समझ लो ना, किसी की शक्ल बना लेना, या डिस्गाइज को क्या बोलते हैं, मतलब आप छुप के उस ग्रुप को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। आप खुद से मतलब उस ग्रुप को रिसर्च करना चाहते हो, छुप छुपा के जो भी कर रहे हो, छुप छुप के कर रहे हो। वट एवर यू आर डूइंग, बहरूपिया, यस, बहरूपिया बन के, क्या करके, बहरूपिया बन के आप उन सारी चीजों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। बहरूपिया, सीक्रेट। देन आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है और आप उसमें खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। दीज आर यूजली इन जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, डायरीज, रिसर्च पब्लिकेशन, ऑफिशियल, कुछ भी हो सकता है। When it is not possible to collect the data by primary, अगर आप 1 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक पूरे ग्रुप की, या बोलो कि एक बड़ी पॉपुलेशन की जब इंफॉर्मेशन चाहिए, जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वहां पर आप लोग क्या करते हो, वहां पर आप फिर सेकेंडरी मेथड का इस्तेमाल करते हो। वहां पर आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो, वहां पर आप एक सेकेंडरी मेथड का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करते हो, सेकेंडरी मेथड का इस्तेमाल करते हो। द डेटा कलेक्टेड फॉर सम पर्पस अदर देन द प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाती हैं जो आपकी रिसर्च से रेलेवेंट नहीं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, विच इज नॉट रेलेवेंट टू द रिसर्च। इसमें आलतू फालतू की, इधर उधर की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी रिसर्च से रेलेवेंट भी नहीं होती। आपको लगता है अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं थी भाई, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, इसके बिना भी गुजारा हो जाता, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, दिस इज अननेसेसरी। ये तो बिल्कुल ही क्या था, अननेसेसरी। अब इसमें हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज आ जाते हैं। एक आता है पब्लिश्ड सोर्सेज, मतलब वो जो पब्लिश्ड डेटा है, मतलब जो किताबों में पढ़ा हुआ है, और दूसरा अनपब्लिश्ड, ये वो वाला है जो पब्लिश नहीं हुआ, इट इज नॉट पब्लिश्ड एट ऑल। लोगों की खुद की डायरीज होती हैं, है ना, ब्लॉग्स वगैरह होते हैं जो लोग पब्लिश नहीं करवाते। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जो डायरी को मेंटेन करते हैं, डेली में चीजें लिखते रहते हैं, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सब चीजों के बारे में वो क्या करते रहते हैं, वो मेंशन करते रहते हैं। आजकल कौन लिखता है, बहुत लोग लिखते हैं इसका। आपको लगता है कि लोग नहीं लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं आजकल। तो इसको जनरल भी बोल देते हैं, जनरल भी बोल देते हैं, जनरल, दिल्ली जर्नल। मतलब आजकल ये सब चीजें ना ऑनलाइन हो गई हैं, मतलब लोग लिखते हैं लेकिन वो जर्नल है वो ऑनलाइन आ जाता है। इवन के मेरे पास भी है ये, इसमें मैं कभी कभी लिखता हूँ लेकिन हमेशा तो नहीं लिखता। इसका कौन सा था, इसका नाम था, हाँ, डे 1। तो इसमें आप लोगों को ना एक ऐप है डे 1 करके, तो इसमें आप लोग ना, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती है, मूड से रिलेटेड, अपने थॉट्स, फोटो भी अपलोड कर सकते हो। मतलब आप अपनी एक पूरी मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने आज कुछ अच्छा देखा तो इसमें फोटो भी अपलोड कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। तो आपकी अपनी जिंदगी का एक तरीके से रिकॉर्ड है, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, मतलब आप एक चीज देखो, आप तो सपोज करो आपके स्कूल की कोई कॉपी मिल जाए जो आपने स्कूल टाइम पे लिखी थी।
आपको कितनी खुशी मिलेगी, है ना, एकदम से वो सारी यादें आपकी ताजा हो जाएंगी, ऐसा होता है। तो ये वही चीज है, ये डिजिटल डायरी है। अगर आप जैसे आज आप कहीं पे घूमने गए तो आप उसमें फोटो अपलोड कर दो और उसमें अपना एक्सपीरियंस लिख दो, तो आज से 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब दोबारा आप वहां पे विजिट करोगे तो अच्छा यार मैं वहां पे गया था, अच्छा अपने दोस्तों के साथ गया था घूमने के लिए, ये तो वो चीज। तो पहले क्या होता था, पहले इन सब चीजों को ऑफलाइन किया जाता था, समझ ना, ऑफलाइन इन द सेंस कि जब हम इनको कॉपी पे लिखते थे। आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है। देखो दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं, लेकिन मुझे पर्सनली हाथ से लिखना ज्यादा पसंद है पहले से ही। अनपब्लिश मतलब वही है बेटा, जैसे किसी की डायरी है, किसी की डेली डायरी है, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो उसने पब्लिश नहीं करवाई। अब पब्लिश्ड सोर्सेज में क्या आ जाता है, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, दूसरा किसी की फॉरेन गवर्नमेंट्स के ऑफिस, दूसरा स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, रिपोर्ट्स किसी ट्रेड एसोसिएशन, मतलब किसी भी तरीके की रिपोर्ट जो क्या हो चुकी है, ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। पीरियोडिकल पब्लिकेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल्स, और ये सब चीजें किसका पार्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ पब्लिश्ड रिसोर्सेज। ये सब किसका पार्ट है बेटा, पब्लिश्ड रिसोर्सेज का पार्ट है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ पब्लिश्ड रिसोर्सेज। ऐप नेम इसका ऐसे तो बहुत सारी आती है, इस ऐप का नाम है डे वन करके एक ऐप है, ऐसे बहुत सारी है, ये तो पेड है आईफोन में, तो आप फ्री वाली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी हैबिट है ये। इट इज अ गुड हैबिट टू रिकॉर्ड द थिंग्स दैट यू लाइक और यू एक्सपीरियंस। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज गिफ्ट में मिली है ना, वो है डायरी और पेन। जब भी कोई अनअकैडमी का मीटअप होता है या कुछ होता है, इवन अभी जैसे अभी लास्ट पटना में मीटअप हुआ था, तो मैं पटना से जब घर आया था, मतलब मैं ऑलरेडी 2 बैग लेके गया था पटना में, एक बड़े वाला था एक छोटे वाला था, उसके बाद भी मेरे को एक और बैग वहां से बाय करना पड़ा, समझ रहे हो ना। एक बड़ा बैग लेके गया था क्योंकि पटना में मेरा 2 दिन की मैराथन थी, मतलब इतने गिफ्ट मिले वहां से, ये वाला पूरा बैग तो सिर्फ गिफ्टों से भर गया। कुछ बच गए वो इसमें डाल दिए, थोड़े कपड़े बच गए इसमें, यहाँ पर इवन के मुझे अपने शूज वहां पर छोड़ने ही पड़े। तो मैं 2 पेयर ऑफ शूज लेके गया था, एक पेयर ऑफ शूज वहां पर छोड़ना पड़ गया, मैं किसी तरह जगह ही नहीं बची भाई, फालतू बैग खरीदने के बाद भी एक शूज वहां पर छोड़ना ही पड़ गया, बिल्कुल भी जगह नहीं बची। सबसे ज्यादा डायरी और सबसे ज्यादा पेन मिलते हैं मेरे को, डायरी मैं रख लेता हूँ और पेन मैं अपने पापा को दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पापा को पेन का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब उनके पास 2 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक या उससे भी शायद महंगे हर पेन पड़ा हुआ है हमारे घर पे। मेरे पापा को पेन का, स्टेशनरी का, इन सब चीजों का काफी शौक है, तो इस वजह से पेन नहीं रखता हूं मैं। यूज करें या ना करें, मतलब जितने भी पार्कर का हुआ, राइटोमीटर का हुआ, बहुत सारी कंपनी के पेन है वो, यूज तो क्या ही करना, मतलब रखे हुए। नेक्स्ट कब आ रहे हो पटना, पता नहीं, अब तो कुछ नहीं कह सकते बेटा, अभी तो जिंदगी सही ट्रैक पे नहीं है, चला रहे हैं अभी बस, लेकिन कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। गोरखपुर आइए सर। हाँ अभी मैं यूपी में ही आऊँगा इस बार, शायद इलाहाबाद साइड पे एक मीटअप करते हैं, इलाहाबाद साइड। बता दूंगा आपको। हाँ प्रयागराज वही है ना, देखो यार एक बहुत सिंपल सी बात, आप सोचो, आप बहुत
अच्छे तरीके से काम कर रहे हो एक जगह पे बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ पॉलिसी ऐसी आ जाती हैं वो फिर आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप अपना 100% दें ना, समझ रहे हो ना। जो वर्किंग कंडीशंस होती है ना बेटा वो दोनों साइड से होती है। वर्कर भी तभी खुश होते हैं, एम्प्लॉइज भी तभी खुश होते हैं अगर कंपनी की तरफ से उनको काम करने दिया जाता है। अब अगर कंपनी ही नहीं चाहती कि आप काम करें तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे टीचर्स की प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी हैं। पेपर 2 के काफ़ी सारे टीचर हैं वो शायद 10-10 दिन सस्पेंड रहे हैं, उसके बाद उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है, बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं, बहुत सारे मूव कर गए हैं दूसरी कंपनीज में। तो वही होता है क्योंकि जब आपको अपने करियर पे आता है ना हर चीज़ तो सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, पॉलिसीज हैं कुछ ऐसी बेटा, क्या कर सकते हैं। अभी जैसे अनअकैडमी की एक नई पॉलिसी है, उसमें ये है कि आप अपने पर्सनल चैनल पे कुछ नहीं डाल सकते। आपको लगता है कि मैं टेलीग्राम पे पोस्ट क्यों नहीं करता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये टेलीग्राम पे एक पोस्ट डालूंगा तो उसकी पेनल्टी आ जाएगी, दूसरी पोस्ट डालूंगा तो 2 पेनल्टी आ जाएगी, तीसरी पोस्ट डालूंगा तो मेरी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। तभी तो यूट्यूब पे मतलब अनअकैडमी वालों की ये जो पॉलिसी है या नहीं, उसमें यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे ही पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्सनल चैनल्स पे ना टेलीग्राम पे ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से पहले से कर रहे हैं, 5-6 साल हो गया अपने चैनल पे काम नहीं कर सकते तो फिर बुरा तो लगता है। लेकिन हमें जस्ट ये है कि नहीं है, कुछ भी हो जाए आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हम तो कर लेंगे अपना जितना अभी है। नहीं मैराथन सब होंगी, फिलहाल के लिए आप पढ़ लीजिए। इतना बड़ा इशू नहीं था, आपको नहीं लगता ना इतना बड़ा इशू, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको 1% भी आइडिया नहीं है कि बैकएंड पे क्या चलता रहता है। आप लोगों को ये होता है ना कि भाई सही है सर आके क्लास लेते हैं बढ़िया तरीके से सब, आपको बैकएंड की कहानी किसी को नहीं पता और आपको पता भी नहीं होगी। आपको शायद मैंने आज पहली बार ही बताया है ना, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी डेटा है जो पहले ही किसी के द्वारा क्या किया जा चुका है, कलेक्ट किया जा चुका है। रियल टाइम डेटा, यहाँ पर प्राइमरी डेटा में रियल टाइम डेटा होता है, यहाँ पर पास्ट का डेटा होता है। प्रोसेस वेरी इन्वॉल्व, देखो ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है कि आप इन्वॉल्व होते हो क्योंकि आप उसी चीज़ को कलेक्ट करते हो जहाँ पर आपका फोकस होता है। और ये बड़ा क्विक और ईजी होता है, इट इज़ वेरी क्विक एंड ईजी, फटाफट हो जाता है क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर, पर्सनल इंटरव्यूज होती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल, इंटरनल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं। अब ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है क्योंकि कॉस्ट बहुत होती है, हर किसी के पास आपको जाना पड़ता है। यहाँ पर ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि किताब खरीद ली उसमें सब कुछ है। कलेक्शन टाइम लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। ऑलवेज स्पेसिफिक टू रिसर्चर नीड, आप सिर्फ उसी चीज़ को, वही डेटा कलेक्ट करते हो जो आपके लिए ज़रूरी है। और ये इसमें तो सब कुछ ही आ जाता है, आपकी इच्छा है। क्रूड फॉर्म क्या होता है, रॉ फॉर्म है ना, जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, रॉ फॉर्म मतलब इसको आपको चेंज करना पड़ता है, और ये रिफाइंड फॉर्म में होता है, रिफाइंड फॉर्म में होता है। एक्यूरेसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, रिलेटिवली लेस। ठीक है, देखो आप टेंशन मत लो, आपका बैच कंप्लीट होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपका नुकसान थोड़ी करके निकल जाएगा, अगर आपका नहीं सोचना होता तो कब के चले जाते हैं ना, आपकी वजह से तो रुके हुए हैं ना। नहीं, हम तो 6 साल से 5 साल से पढ़ा ही रहे हैं, आज तक कभी ऐसा हुआ कि हमने कभी बोला हो कि हम काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बच्चे? जब तक जिन बच्चों का हमने शुरू किया है तो उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हम 2 महीने यूट्यूब नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है।
उसके बाद था सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट डिफाइंड मतलब जो प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है, जो प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है। सर्वे होता है और एक होता है एक्सपेरिमेंट। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे रेफर्स टू टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन regarding a variable under study from the respondents of the population. Respondents of the population मतलब आप लोगों के पास जाते हो, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हो। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? It implies a scientific procedure wherein the factor under study is isolated to test hypothesis। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसोर्स, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्राइब कर सकते। ये क्या है? यहाँ पर आप क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर मैनिपुलेशन वगैरह करोगे, बट यू विल डू मैनिपुलेशन। आप यहाँ पर क्या करोगे? मैनिपुलेशन। यहाँ पर सैंपल साइज लार्ज होता है क्योंकि सर्वे कर रहे हो, यहाँ पर स्मॉल होता है। एक्सपेरिमेंट में तो छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं, वो दिए जाते हैं। सुटेबल फॉर सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, और यहाँ पर फिजिकल एंड नेचुरल साइंस की बात हो रही है। यहाँ पर फील्ड स्टडी, क्योंकि एक्चुअली में आप लोगों के पास जाते हो, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हो। यहाँ पर लेबोरेटरी की रिसर्च है, लेबोरेटरी की रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर और थ्रू स्मॉल रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। पोल और सर्वे आप लोगों को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और सर्वे और एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया। टॉपिक इस क्लास में खत्म नहीं होगा, एक क्लास और कर लेंगे या परसों लेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। अभी इसकी फिलहाल हिंदी की पीडीएफ दे दूंगा, अब इसको पढ़ लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ लीजिए। ये एक सवाल तो आप मान सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आप मान सकते हैं। There will be one question from this particular class। आज की क्लास से एक सवाल तो आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। आज की बिल्कुल एक सवाल तो आपको यहाँ टी टेस्ट और काई स्केयर टेस्ट वगैरह है ना, वो फ्री क्लास में पढ़ेंगे। नहीं तो मैंने आपको बोला था स्टैट, मैंने स्टैट में भी पढ़ाया नहीं है। स्टैट में जब पढ़ाऊंगा तो उस दिन आपको बता दूंगा पेपर 1 वालों को। तो उस दिन आपको बता बैठने की खत्म करेंगे। इसकी एक क्लास मतलब आईसीटी और कम्युनिकेशन एक साथ खत्म, उसके बाद ही कोई नई यूनिट शुरू करेंगे।